According to the questions of law referred to, 22 साल हो गए, लेकिन सवाल अब भी वही है। गोधरा में आग लगी थी या लगाई गई थी? ट्रेन जली थी या जलाई गई थी? इंसाफ हुआ या सिर्फ एक राजनीतिक अध्याय बंद किया गया? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने 21वीं सदी के भारत को हिला दिया था, गोधरा ट्रेन कांड और उसके बाद भड़के दंगे आज भी भारतीय राजनीति, न्याय व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करते हैं। और अब सब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, एक तकनीकी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, जिसने इस केस की सुनवाई के तरीके पर उठे सवालों को खारिज कर दिया है। लेकिन क्या इससे न्याय पूरा हुआ? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं शुरुआत से। 27 फरवरी 2002 गोधरा स्टेशन पर चिंगारी। साल 2002 फरवरी की सर्द सुबह साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गोधरा स्टेशन पर रुकी। इस ट्रेन में 79 लोग, ज्यादातर कारसेवक, अयोध्या से लौट रहे थे। कुछ ही देर में खबर आई, ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई है और फिर एक के बाद एक लाशें निकली, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जले हुए शरीर। सरकार ने कहा ये एक सुनियोजित साजिश थी। भीड़ ने ट्रेन को घेरा, पत्थर फेंके, पेट्रोल छिड़का और बोगी को आग के हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ से की कहानी दो हिस्से में बंट जाती है। एक पक्ष कहता है ये एक आतंकी हमला था, दूसरा पक्ष कहता है ये हादसा था, किसी बहस या झगड़े के बाद भड़की आग थी। और सच्चाई वह आज भी अदालतों और किताबों के पन्नों में छिपी है। गोधरा की आग गुजरात के शहरों में फैल गई। अगले कुछ दिनों में गुजरात के कई किस्से में भयंकर दंगे भड़के। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 1000 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय से थे। कुछ गैर सरकारी रिपोर्ट्स की ये आंकड़ा 2000 तक बताया गया। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रशासन पर आरोप लगा कि उन्होंने दंगे को रोकने में लापरवाही बरती। कुछ ना तो ये भी कहा कि सरकार की मिलीभगत थी। ये वही दौर था जब गुजरात का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवालों में घेरे में आया था। गोधरा कांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। पोटा यानी आतंकवाद निरोधक कानून के तहत सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। 2009 में कोर्ट के केस शुरू हुआ और 2011 में 31 लोगों को दोषी ठहराया गया। इनमें से 11 को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन यहाँ भी सवाल थे, क्या सभी आरोप सही थे? क्या गवाहों को डराया गया? क्या किसी बेकसूर को फंसा दिया गया? बहस होती रही, अपीलें दायर होती रहीं और एक केस जो तकनीकी तौर पर खत्म हो जाना चाहिए था, वो 2 दशक तक खींच गया। गोधरा कांड के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मामला संवेदनशील था। समाज, राजनीति और धर्म तीनों इसकी जड़ थे। और अब 2024 में दोषियों ने कोर्ट में एक और याचिका डाली। उन्होंने कहा कि उनकी अपीलें की सुनवाई 2 जजों की बेंच से नहीं, 3 जजों के संविधान पीठ से होनी चाहिए। क्या मामला जीवन और मृत्यु का है, संवैधानिक महत्व का है? लेकिन 2 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा 2 जजों के बीच द्वारा सुनवाई पूरी तरह सही है और इनमें कोई असंवैधानिकता नहीं है। आपका केस अपील की प्रक्रिया में है और उसका निर्णय जल्द आएगा। यानी कोर्ट ने यह तय कर दिया कि तकनीकी आधार पर मामले से कोई खामी नहीं है। सुबह सुबह खबर आई, गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आग लग गई है। 59 लोग जिंदा जल गए। अधिकतर वो लोग थे जो अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। टीवी चैनलों की स्क्रीन पर सिर्फ आग, चीखें और राख के धुएं थे। पर सवाल था, ये आग कैसे लगी? मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अभी अभी अक्टूबर 2001 में उन्हें सत्ता सौंपी गई थी और फरवरी 2002 में उनके राज्य में यह भीषण त्रासदी हो गई। उस एक दिन ने बदला हिंदुस्तान। गोधरा की घटना के बाद गुजरात में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, अधिकतर मुसलमान। पर आलोचकों का कहना था और है कि ये दंगे भड़के नहीं गए बल्कि भड़काए गए। और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा ये सबसे बड़ा आरोप, राज्य ने मुसलमानों की रक्षा नहीं की बल्कि मूक दर्शक बना रहा। लेकिन यह आरोप कभी अदालत में साबित नहीं हो पाए। एसआईटी बनी, केस चला, गवाह पलटे, कुछ बचे कुछ मरे और मोदी जी क्लीन चिट पाकर निकल गए एक चमकती छवि के साथ। उस लापरवाही की कीमत
अब आते हैं उस नई खबर पर जो 2025 में आई है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर 9 रेलवे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर होते तो गोधरा कांड को रोका जा सकता था। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रेन लेट होने के बावजूद ये पुलिस वाले दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस चले गए और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। तो क्या 59 लोगों की मौत सिर्फ 9 कांस्टेबल की ड्यूटी की चूक की वजह से हुई, या फिर ये सिर्फ एक सॉफ्ट स्केप गोट हैं? क्या अदालतों ने उन बड़े नामों को बचा लिया जिनकी लापरवाही 2002 से अब तक दबाई गई? वही आग, वही राख, वही नेता। 2002 के बाद मोदी जी की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बनने लगी। उनके समर्थक उन्हें लौह पुरुष, निर्भीक प्रशासक और कट्टर राष्ट्रवादी कहने लगे। 2007 में वो फिर जीते, 2012 में और मजबूत होकर लौटे और फिर 2014 पूरे देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। पर क्या ये सिर्फ विकास के नाम पर हुआ, या फिर गोधरा और उसके बाद हुए दंगों की राजनीतिक ब्रांडिंग का असर था? क्या गुजरात मॉडल में वो राख भी शामिल थी जिसमें हजारों घर जलकर राख हो गए? आयोग बने, रिपोर्टें आई, सच फिर भी अधूरा रहा। गुजरात सरकार ने नानावटी मेहता आयोग बनाया जिसने कहा गोधरा एक पूर्व नियोजित साजिश थी। वहीं केंद्र सरकार के बैनर्जी आयोग ने कहा यह एक दुर्घटना थी। कोई साजिश मानता है, कोई दुर्घटना, कोई कहता है भीड़ ने हमला किया, कोई कहता है ट्रेन में अंदर से आग लगी। तो क्या 2 दशक बाद भी देश को ये नहीं पता कि 59 लोग क्यों मरे, या फिर कुछ ना बताने का ही तो प्लान नहीं था? 2025 की सुनवाई अब भी सुलग रही चिंगारी। सुप्रीम कोर्ट अब 6-7 मई 2025 को गोधरा कांड से जुड़े अंतिम अपीलों पर सुनवाई करेगा। गुजरात सरकार चाहती है कि 11 दोषियों को फिर से मौत की सजा दी जाए। दोषी कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया गया है। और अब गुजरात हाईकोर्ट कहता है पुलिस वाले ड्यूटी पर होते तो सब टल सकता था। सवाल फिर वही, क्या 2002 का गोधरा कांड सच में रोका जा सकता था? क्या किसी को समय रहते चेताया जा सकता था? क्या मोदी सरकार तब सख्ती दिखाती तो दंगे न होते? ये सिर्फ लापरवाही थी या रणनीति? अब सोचिए, उस समय अगर कोई मुख्यमंत्री होता जो रातों रात पूरे प्रशासन को एक्टिव करता, रेलवे स्टेशन से लेकर जिलों तक नियंत्रण करता, तो शायद हालात ना बिगड़ते। लेकिन इतिहास गवाह है, न सरकार ने वैसी तत्परता दिखाई, न ही बाद में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। बस कुछ छोटे पुलिसकर्मी बलि का बकरा बनाए गए और बड़े नाम 7 रेस कोर्स रोड पहुंच गए। मोदी का लाभ हिंदी पट्टी से लेकर संसद तक। यही घटना और उस पर प्रतिक्रिया ने नरेंद्र मोदी की हिंदी पट्टी में छवि बना दी, हिंदू हितों के रक्षक की। 2014 का चुनाव भी इसी छवि के बल पर जीता गया। बुलेट ट्रेन का सपना बाद में आया, एक्शन वाला लीडर का ब्रांड पहले बना। क्या यह बाय डिजाइन था? क्या यही नरेंद्र मोदी मॉडल की नींव थी? अब क्या बचे हैं सवाल? क्या सच में सिर्फ 9 कांस्टेबल गोधरा कांड के जिम्मेदार हैं? क्या हाई कोर्ट की टिप्पणी एक नए सिरे से जांच की मांग नहीं करती? क्या सुप्रीम कोर्ट इन सवालों का जवाब दे पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच्चाई से डरते हैं या उसे दफना चुके हैं? न्याय, लेकिन पूरा नहीं। गोधरा कांड से जुड़े कई चेहरों ने सत्ता पाई, छवि बनाई और इतिहास में खुद को साफ भी कर लिया। लेकिन 2025 की अदालतें अब भी कह रही हैं रोका जा सकता था। क्या इसका मतलब है कि हमसे किसी ने वो मौका छीना, या फिर ये खुद इतिहास का कटाक्ष है? जिसे रोका जा सकता था उसे रोका नहीं गया, क्योंकि कभी कभी दर्द से बड़ा होता है प्रचार। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली सुप्रीम राहत। पर यह एक चौंकाने वाली खबर है जो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि न्याय का तराजू किस ओर झुका हुआ है। साल 2002 गोधरा कांड के बाद पूरा गुजरात जल उठा था। निर्दोष लोग मारे गए, घर जलाए गए, चीखें गूंज रही थी, सैकड़ों केस दर्ज हुए, कुछ को सजा हुई। लेकिन आज 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया। क्या यह न्याय है या कुछ और? तो आखिर इस फैसले का मतलब क्या है? अब क्या हम मान लें कि 2002 में जो कुछ भी हुआ वह बस एक भ्रम था,
क्या हम यह भी मान लें कि दंगे में मारे गए लोग सिर्फ हवा में उड़ाए गए थे? चलिए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पहला भाग, मामला क्या था। गुजरात दंगों के दौरान खेड़ा जिले के महसाणा गांव में 17 निर्दोष लोगों को जिंदा जला दिया गया था। गवाहों ने कोर्ट में कहा था कि भीड़ ने पूरी प्लानिंग के साथ हमले किए। लेकिन देखिए मजे की बात, पहले पुलिस ने जांच की, आरोप तय किए। निचली अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी माना, सजा दी। फिर हाई कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते सब कुछ बदल गया। अब ये जादू कैसे हुआ? दूसरा भाग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब जरा सुप्रीम कोर्ट को सुनिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। अरे, जब 22 साल तक सबूत इतने पक्के थे तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें जेल में रखा। अब अचानक सबूत गायब कैसे हो गए? क्या किसी जादूगर ने केस की फाइल उड़ा दी? तीसरा भाग, क्या सच में कोई गलती हुई थी? अब सवाल यह उठता है, क्या पुलिस ने गलत केस बनाया था? क्या लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने गलत फैसले दिए थे? या फिर कोई ऊपर से निर्देश आया था? क्योंकि भारत में न्याय इतना सुप्रीम हो गया है कि जो गरीब होता है उसे चप्पल पहनाकर भी जेल हो जाती है, लेकिन जो सिस्टम के करीब होता है उसे सबसे सुप्रीम राहत मिलती है। चौथा भाग, राजनीतिक खेल या कानून का नया चमत्कार। अभी इस संयोग देखिए, यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आता है। पिछले कुछ सालों में गुजरात दंगों से जुड़े कई आरोपी रिहा हो चुके हैं। इसी साल 22 बानों और बलात्कारियों को अच्छे आचरण का सर्टिफिकेट देकर छोड़ दिया गया। अब यह सब इत्तेफाक का या कोई गहरी प्लानिंग थी? पांचवा भाग, न्याय के तराजू पर सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय न्यायपालिका से आम आदमी का भरोसा उठ जाएगा? क्योंकि अगर सबूतों के आधार पर ही फैसला होता है तो ये सबूत इतने सालों तक कैसे ठोस थे और फिर अचानक कैसे हवा हो गए? इस फैसले का असली मतलब। अब इस फैसले से 3 बातें साफ हो गई हैं। अगर आप ताकतवर हैं तो कानून आपके लिए अलग है। अगर आप आम आदमी हैं तो कानून आपके लिए सख्त है। अगर मामला संवेदनशील है तो उसका फैसला आने में 22 साल लग सकते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह न्याय है या महज एक राजनीतिक खेल? According to the questions of law referred to, are answered by stating that the court has limited power in Section 34 and 37 of the 1996 Act to modify the arbitral awards. This limited power may be exercised under the following circumstances. 1. Where the award is severable by severing the invalid portion from the valid portion of the award as held in Part 2 of our analysis. 2. By correcting any clerical, computational, typographical errors which appear erroneous on the face of the record as held in Part 4 and Part 5 of our analysis. Post-award interest may be modified to, in some circumstances as held in Part 9 of our analysis. And or Article 142 of the Constitution applies, albeit the power must be exercised with great care and caution and within the limits of constitutional power as outlined in Part 12 of our analysis. There's a slight difference of opinion between the majority and Justice Vishwanathan, and Justice Vishwanathan will read out that. This judgment approaches the issue by maintaining the conceptual distinction between modification and severance. Whenever modification is discussed, it is to examine whether a Section 34 court can change, vary, or qualify an award. Whenever severance is discussed, it has to be understood to mean to separate and disjoin. Parties have also canvassed arguments based on the distinction. While the rival parties were daggers drawn on the aspect of the power to modify in the Section 34 code, there was unanimity on the power to sever, subject to conditions compatible with severability. After discussing, setting out the arguments and the ecosystem of arbitration, particularly Section 5, the overarching note of restraint in judicial intervention as set out in Section 5, the proscription for intervention set out in Section 13.5 and 16.5, the range of options under Section 33 for the parties and the arbitrator to carry out repairs to the award in the manner set out therein, the limited option to seek recourse to set aside on prescribed grounds with the shackled within inverted commas only if in Section 34.2 and the further safety valve available in Section 34.4 to go back to the arbitrator under circumstances mentioned therein are clear pointers about the acutely circumscribed nature of the power in the Section 34 code. This viewed in the background of the fact that parties have with open eyes contracted to go for arbitration and subject themselves to the parameters prescribed in the Act after ousting the normal judicial process clearly indicate that parties were conscious of the limited role for the courts in the review of the arbitral awards. The absence of express powers to modify for a court hearing objections against the award when such a power existed in the Precursor Act also points to the legislative intent. It is in this background that the arguments of the parties
clamoring for reading into of the power of modification needs to be tested. Thereafter, case laws have been discussed, arguments have been dealt with. The argument that absurdities will result and hardship will be caused if power to modify is not read as no merit. There are at least two compelling reasons to hold so. The Arbitration and Conciliation Act in Section 43(4) itself contemplates that on the setting aside of the award, the option is to commence proceeding, including arbitration with respect to dispute. The lawmakers are fully conscious of the situation that setting aside of the award will result in the dispute continuing to be thrown open at large, since notwithstanding the setting aside of the award, the legal position is that the arbitration agreement survives except in situations where the order setting aside has findings impinging on the validity of the arbitration agreement itself. And hence, recommencement of proceedings, including arbitration proceedings wherever legally maintainable, being expressly contemplated in the statute, the same cannot be brushed aside on the grounds of causing hardship to the parties. Parties will no doubt have all contentions open. The second reason is equally compelling. As briefly discussed earlier, when parties agree to arbitrate, they consciously with open eyes agree to step out of the normal judicial process and submit their dispute to a third party. Parties then are also conscious that when they agree to arbitrate, their rights and liabilities will be governed by the regulating act, which is the Arbitration and Conciliation Act. In that sense, there is a contractual ouster subject to the terms of the Arbitration and Conciliation Act or the normal judicial process, and the said course of action is sanctified under Section 28 of the Contract Act. Thereafter, we have contrasted it with the appellate power of the Civil Procedure Code and how the powers are different. In view of this, the Section 34 Code, unless expressly authorized by law, cannot modify or vary the award, since it will be tantamount to exercising the powers of a merits review when parties have contracted to have their disputes referred to a third party outside the normal judicial process for adjudication of arbitration. Then we have dealt with the various arguments about lesser power. We rejected all of them. We dealt with party autonomy, not reading all of them. From the reasons stated in the earlier part of the judgment, it is crystal clear that the court's exercising powers under 34, which will include the appellate hierarchy, cannot change, vary, or qualify arbitral awards, as it strikes at the very core and root of the ethos of the arbitration process. Such an exercise of power will derogate from the core aspects of the Arbitration and Conciliation Act and will breach a preeminent prohibition in the Act. In view of this, my finding, which is the first point of difference, is hence in matters arising out of Section 34 of the ANC Act, this court will refrain from exercising powers under Article 142 in view of the law laid down in SCBA and Shilpa Shailesh. I have also said that it will lead to uncertainties if such a power is reserved at the very end in the litigation process. The other aspect where I have disagreed with the opinion of the learned Chief Justice is on the power to interfere with the post-award interest. I have taken the view that the power option is to remit the matter under Section 34(4) to leave the arbitrator to do the correction. And I have also flagged the concern raised at the bar that it could result in complication in enforcement of awards internationally, because there is a conceptual distinction between enforcing a foreign judgment and enforcing an award. And I have since had the benefit of reading the judgment of the Honorable Chief Justice. In my judgment, I have independently given my reasons on each of the issues arising herein. The judgment of the Honorable Chief Justice grants power to the Section 34 Court to modify the post-award interest. I am not able to agree with the said view for the reasons stated herein above. Equally, the judgment of the Honorable Chief Justice permits the exercise of power under Article 142 of the Constitution to modify the award, though it has been stated in the judgment that the power must be exercised with caution. Here again, I am not able to agree with the said view for the reasons stated in my judgment. Conclusion: the court exercising power under Section 34 and the courts hearing appeals thereunder have no power to modify an award. The power to modify is not a lesser power to that of the power to set aside, as the two operate in separate spheres and are not of the same genus. The inherent power under Section 151 CPC cannot be used to modify awards, as it will be contrary to the express powers mentioned in Section 34. Similarly, there is no scope for applying the doctrine of implied powers to modify the award. Article 142 of the Constitution will not be exercised by the court to modify awards caused by arbitrators, as is well settled that the Article 142 power cannot be used to give a go-by to any substantive statutory provision. Interest awarded also cannot be modified in excess of powers of setting aside, and the course of action under 34(4) will have to be adopted as discussed in the judgment. Hakim Supra is not per imperium insofar as it held that Section 34 Court cannot modify the award.
cannot modify the award. It will be read with only the exception made in the judgment now. On the principle of actus curia nevenum gravavit, computation, clerical and typographical errors or other errors of similar nature is permissible to be corrected by Section 34 Code. Kiranari Malik does not lay down the correct law insofar as it holds that the request under 34(4) to the court by a party to grant an opportunity to the arbitral tribunal to resume proceedings or to take such other action as to be in writing. Even an oral request under 34(4) can be entertained by the court. The power under 34(4) can be exercised by the court suo motu also under the circumstances set out here and above. A court under Section 34 and the court's hearing appeals thereafter have the power to sever parts of the award in excess of the powers of setting aside awards under 34. However, while severing, the parameters set out here and above and flowing from the judicial precedents discussed therein have to be followed. And answers to the reference have been given. Appreciation is recorded for the painstaking efforts put in by the learned Solicitor General and all the learned senior counsels who addressed arguments, and also to the teams assisting them. The reference is disposed of in the above terms. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।